देखो मिटा देता हूं, हेडिंग डालो। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, देखो क्या होगा कि एक ए लिक्विड है, ये नोट कर लो, ये ए लिक्विड है, इसमें क्या मिक्स किया, इसमें एक, ठीक है, बी है सॉलिड, इसको क्या किया, मिक्स कर दिया, तो जो सॉल्यूशन बना क्या बन गया, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बना, तो इसका वेपर प्रेशर क्या आ गया, पीएस। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए। ठीक है, अब देखो पीटी का वैल्यू क्या होता है, पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। होता है कि नहीं होता है, बताओ। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही सॉलिड डाला, सॉलिड का पी नॉट क्या है, अरे जीरो है ना, क्या है, जीरो। वेपर प्रेशर सॉलिड का जीरो, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। ये आपका लिक्विड वोलेटाइल है, तभी तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए है। अब देखो पी नॉट बी आपका क्या आ गया, जीरो। ठीक है, पी नॉट बी जैसे ही जीरो आया तो ढंग से देखो पीटी क्या आ गया, पी नॉट ए एक्स ए। तो वेपर प्रेशर देखो कम हुआ कि नहीं हुआ, एक्स ए का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम। पहले क्या था, पी नॉट ए लिक्विड का, अब क्या है, पी नॉट ए एक्स ए। तो वेपर प्रेशर जैसे ही आप कोई सॉलिड मिलाओगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आई, समझ में आ गया सबको, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया सबने, लिखो इसमें, लिखो, लिखो whenever solid dissolved in liquid, whenever solid dissolved in liquid, vapor pressure of solution decreases, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। दिख रहा है ना कैसे डिक्रीज करेगा। कभी भी सॉलिड को जैसे ही देखो आपका जो काम का चीज ये है कि सॉलिड को पहले वेपर प्रेशर क्या होता है पता ही है आप लोगों को, और उसमें जैसे ही सॉलिड मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, प्योर लिक्विड के उससे वेपर प्रेशर से कम होगा। यहां तक सबको क्लियर है। अगर बस ये चीज समझ में आ जाए तो पूरा चैप्टर अब आगे जो पढ़ेंगे वो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना कि जैसे ही सॉलिड मिलाएंगे लिक्विड में तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मिटा दूं आगे, मिटा दूं, लिख लिया, नोट कर लिया तुम लोगों ने, अरे बोलो कुछ, अच्छा ठीक है बोल दिया करो ना। अब देखो हेडिंग डालो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये समझो। ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वालिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। अब क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मान लो एक सॉलिड तुम्हारे पास क्या है, NaCl, दूसरा सॉलिड है KBr।
मान लो, ठीक है। तो दोनों का नेचर जो होगा अलग अलग होगा, दोनों का क्वालिटी अलग अलग होगा, लेकिन जो तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा ना, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएंगे, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? मोल्स ऑफ NaCl पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा? मोल्स ऑफ KBr पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा? मोल्स ऑफ NaCl पे या फिर मोल्स ऑफ KBr पे, ठीक है। जितने भी सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता है कि वो है क्या, इससे कोई मतलब नहीं है। सॉलिड है, सॉलिड का कितना मोल्स है, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा जो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आप लोग लिखें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। Colligative properties depends on number of solute particles irrespective of their nature, relative to the number of particles present in the solution, relative to the number of particles present in the solution, ठीक है। क्या इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रॉपर्टी है ना, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स तो करेंगे, लेकिन ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितने भी कांस्टेंट वगैरह आएंगे वो सब किस पे डिपेंड करेगा? वो सब सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सॉल्यूट का जो नंबर होगा उस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या समझ में आया बात? यहां तक क्लियर है सबको? क्या बोल रहे हो? अभी बताऊंगा, पढ़ाऊंगा ना, तो आगे समझ में आएगा। ये समझ में आ गया ना कि इस तरह के प्रॉपर्टीज को, है ना, जो नेचर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, इस तरह के प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये समझ में आया? ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इस तरह के प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। मिटा दूं? अब देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोगों को पढ़ना है वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। नोट कर लो ये चारों। सबसे पहला जो पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये चारों प्रॉपर्टी जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। नंबर मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ
सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया? क्लियर है यहां तक? नोट कर लिया तुम लोगों ने? साथ साथ नोट करते चलो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो है वो पढ़ रहे हैं हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ही ये लिक्विड है, प्योर लिक्विड है ये, इसमें क्या किया, बी सॉलिड मिला दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बन गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा क्या होगा, पीएस, ठीक है। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पीएस। और ये मान लो पी नॉट ऑफ ए, इसका वेपर प्रेशर तो 0 ही होगा। अप्लाई करो रॉल्स लॉ, ऊपर मिटा दो, देखो रॉल्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पीटी इज इक्वल्स टू, पीटी क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल देता हूं, है ना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहां तक क्लियर है? अब देखो हो क्या रहा है, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0, ठीक है। तो पी एस क्या होगा, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, पी नॉट बी एक्स बी 0 हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? ये समझ में आया, पी नॉट एस क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए हो गया। अब ढंग से इस टर्म को देखो, रिलेटिव, रिलेटिव तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखो लोअरिंग, है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग मींस क्या होता है कि कितना कम हुआ, बताओ क्लियर है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि कितना कम हुआ, क्या निकालो, पहले क्या था, पी नॉट ए था, है ना, माइनस पी नॉट एस, इतना ही तो कम हुआ होगा। अरे लिक्विड का तुम्हारा वेपर प्रेशर पी नॉट ए, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बन गया वो हो गया पी नॉट एस। तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट एस, यही तो हुआ डिफरेंस कि कितना लोअर हो गया, कितना कम हो गया तुम्हारा वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा, पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए ही है, ठीक है। और माइनस पी नॉट एस कितना है, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए। ढंग से देखो कॉमन आ गया, दिख रहा है कॉमन, पी नॉट ए क्या आ गया, कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स ए। अब देखो कुछ याद आया होगा, 1 माइनस एक्स ए क्या होता है, बताओ, अरे याद करो, दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक्स ए और एक्स बी, दो ही जब होता है ना, तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स ए को उधर भेज दो, है ना, देखो इधर क्या बचा, सिर्फ एक्स बी, क्या आ गया, 1 माइनस एक्स ए। तो 1 माइनस एक्स ए को लिख सकते हो एक्स बी, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं, अब देखो इसको लिख सकते हो पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब देखो ये है क्या, पी नॉट ए माइनस पी नॉट एस,
और पी नॉट ए से भी डिवाइड कर दो, पी नॉट ए, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, एक्स बी। बताओ बचा कि नहीं बचा? ठीक है, ढंग से देखो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हुआ, पी नॉट ए माइनस पी नॉट एस, इतना कम हुआ। और रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा कि पहले कितना था उसे डिवाइड भी कर दो, अरे पहले था पी नॉट ए, समझ में आया, बाद में कम कितना हुआ, कम इतना हुआ डिफरेंस, डिवाइडेड बाय पी नॉट ए जितना था, किसके इक्वल आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, किसके इक्वल आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, समझ में आया, किसके इक्वल आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसके डायरेक्टली इक्वल रख सकते हो। क्या ये चीज क्लियर है, सबको समझ में आ गया? क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत, याद हो गया सबको, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा। और याद अगर मान लो इन केस एग्जाम में भूल गए तो निकाल सकते हो ना, कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट एस क्या हो जाएगा, लोअरिंग, और उसको पी नॉट ए से डिवाइड, अरे डिवाइड ही क्यों करते हैं, क्योंकि इधर पी नॉट ए एक्स भी आता, वो सही नहीं लग रहा है ना, तो डिवाइड कर दिया, तो इसका इस टर्म का नाम क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसके इक्वल आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, एक क्वेश्चन करो, मिटा दो इसे, नोट कर लिया सबने, चलो सबको समझ में आ गया, किसी कोई ऐसा जिसे समझ में नहीं आया हो, है कोई, कोई नहीं, सबको आ रहा है समझ में, चलो फिर ठीक है, एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिखो, देखो मैं क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन ये कितना है, 0.85 बार एट टेम्परेचर फिक्स होगा, वेपर प्रेशर देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, तो पूरा जो प्रोसेस होगा वो एक ही टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर फिक्स है, मान लो कि जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसी टेम्परेचर पे होगा। अब देखो एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट, ठीक है, जिसका 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम ऑफ सॉलिड क्या किया गया, इसमें डिसॉल्व किया गया बेंजीन में। ठीक है, किसमें, देखो 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये तो वेपर प्रेशर था, क्या किया गया 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में क्या डिवाइड किया गया, ये ऐड किया गया, ये जैसे ही ऐड करोगे क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉलिड है इसका मोलर मास कितना है इस सॉलिड का, 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है ना, ये गिवन है, पी नॉट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 0.845 बार। ढंग से देखो क्या कम हुआ है ना, 0.85 बार था, ये कितना है 0.845 बार, तो वेपर प्रेशर कम हुआ ना सॉल्यूशन का। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, बेंजीन का मोलर मास है तुम्हारा 78 है ना, बेंजीन का मोलर मास जो है वो है 78। अब तुम्हें बताना क्या है, बताओ, तुम्हें बताना है, क्वेश्चन है मोलर मास ऑफ सॉलिड, मोलर मास ऑफ सॉलिड क्या होगा,
देखो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना वो हेल्पफुल होते हैं, किसी भी सॉलिड है कोई भी सॉलिड उसका मोलर मास निकालने में हेल्पफुल होते हैं। तो देखो मोलर मास निकालो तो इस सॉलिड ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ सब लोग। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन देखो क्या है कि बेंजीन का 0.85 बार वेपर प्रेशर है। क्या किया गया, 39 ग्राम बेंजीन को 0.5 ग्राम ऑफ सॉलिड से मिलाया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। अब देखो क्या हुआ, तो इसको जैसे ही डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन ये बन गया 0.845 ग्राम बार सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हुआ 0.845 बार। तो मोलर मास ऑफ सॉलिड तुम्हें क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, लगाओ फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड जैसे ही निकलेगा क्या कर लोगे, निकाल लोगे। क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? आंसर आया किसी का? देखो उसमें सॉल्व करके दिखाता हूं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, अगर इनकेस वो भी भूल गए डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, रॉल्स लॉ, पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा। पीटी कितना है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 0.845 बार। पी नॉट ए कितना है 0.85 बार है, 0.85 बार। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। ढंग से देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब क्या है, यहां पे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है बेंजीन, ए की जगह क्या लिख देंगे बेंजीन। क्या बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ गया, कितना आया 0.845 डिवाइड बाय 0.85, कितना होगा ये, पॉइंट से अगर पॉइंट काट दो तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। 14 5 के टेबल से ये कटेगा, कितना आएगा 169, ये कितना आएगा, ये आएगा 170। ठीक है, 169 डिवाइड बाय 170। ठीक है, ये समझ में आया सबको, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया। अब देखो, नोट कर लिया सबने, साथ साथ नोट करते रहो, मैं मिटा दूंगा फिर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया ना 169 डिवाइड बाय 170। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा 1/170। तब तो इन दोनों को ऐड करो, ये कैसे आया 1 माइनस दिस, ऐड करो 1 आ जाएगा। मिटा दूं, नोट कर लिया सबने। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ सॉलिड, मोल्स ऑफ सॉलिड कितना आएगा 169 डिवाइड बाय 170। ठीक है, और अगर सॉल्व करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड से सॉल्व करो, देखो उससे फायदा क्या होगा मैं बता रहा हूं। मोल फ्रैक्शन लिखने आ गया ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व क्या होगा, मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 1/170।
अब देखो मोल्स ऑफ सॉलिड नहीं पता है ना, मोल्स ऑफ बेंजीन पता है, मास ऑफ बेंजीन पता है 39 ग्राम, तो 39 डिवाइडेड बाय 78 इसका मोलर मास प्लस मोल्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 1/170। ठीक है, अब देखो ढंग से कि मोल्स ऑफ सॉलिड क्या होगा, बहुत कम, मोल्स ऑफ सॉलिड क्या होगा, बहुत ही कम, तभी तो क्या हो रहा है 1/170। मोल्स ऑफ सॉलिड जो होगा इसका वैल्यू देख रहे हो कितना कम आ रहा है मोल फ्रैक्शन का, तो मान लो 39/78 तुम्हारा 0.5 आ रहा है, ये 0.002 आ रहा है, तो दोनों को ऐड करोगे लगभग लगभग 0.5 ही आएगा। अरे सोच कर देखो एक बार, 1000 है, इसमें 0.1 ऐड करो, क्या आया 1000.1, लगभग लगभग 1000 ही बोल दोगे इसे, समझ में आ रहा है? अब्दुल क्लियर है? अरे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ, समझ में नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है तुम लोगों को? निशांत आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? अब देखो मोल्स ऑफ सॉलिड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, ये सीधा कितना हो जाएगा 1/2, और ये लगभग लगभग 1/2 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे लगभग लगभग 1/2 ही होगा, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉलिड क्या है, बहुत ही कम है, क्या लिख सकते हो 1/170। अब देखो मोल्स 1/170 को ये 1/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया मोल्स ऑफ सॉलिड। देखा मोल्स ऑफ सॉलिड क्या आया, 1 से बहुत कम आया, बहुत छोटा नंबर आया, मोल्स ऑफ सॉलिड 1/340 के आसपास आया। अब देखो 1/340 कितना आएगा, 0.001 के आसपास आएगा, उसको देखो 0.5 में ऐड करेंगे लगभग लगभग बराबर ही आएगा ना। मोल्स ऑफ सॉलिड एक बार निकल गया तो क्या आएगा, देखो मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, मोल्स कितना आ गया 1/170 इंटू 2, मास कितना है इसका 0.5 को लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड, 2 से 2 कट गया, मोलर मास ऑफ सॉलिड क्या आया 170। बताओ समझ में आया, मोलर मास ऑफ सॉलिड कितना आ गया 170। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, कोई भी सॉलिड है उसका मोलर मास निकालने के लिए यूज किया जाता है तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला, सबको समझ में आया, नोट कर लो। नोट कर लिया, बिठा दूं? अब देखो सेकेंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी जो है
क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये हुआ कि जैसे ही सॉलिड सॉल्यूट तुम मिला दोगे लिक्विड में, तो वो जो लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, क्या है? ए लिक्विड, तुमने क्या मिला दिया? बी सॉलिड, क्या बन गया? ए सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन बन गया। तो जो सॉल्यूशन बना, इसका मान लो कि T1 था बॉइलिंग पॉइंट, जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट T2 था। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा T2 विल बी ग्रेटर देन T1। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? जैसे ही तुमने कुछ भी सॉलिड मिलाया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर है? सॉलिड सॉल्यूट मिलाते ही सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, अभी समझा रहा हूं। या ये समझ में आया पॉइंट? होता क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? सबको समझ में आ गया? नोट कर लिया? ये साथ साथ नोट करते चलो। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? पढ़ नहीं रहे हो क्या? मिटा दूं? अब देखो, सबसे पहले देखो बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको हैं, ऐसा हुआ क्यों, ये देखते हैं। ठीक है, लिखो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखो। लिख रहे हो तुम लोग? लिखो। द टेम्परेचर, बचपन में क्या पढ़ा था कि द टेम्परेचर एट विच जो तुम्हारा लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। लेकिन तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट किस पे भी डिपेंड करता है? प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो वो बच्चों वाली डेफिनेशन है। जो मेन डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट का, जो इस चैप्टर में यूजफुल है, वो द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब वेपर प्रेशर लिक्विड का, ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर लिक्विड का जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? जो बाहर का प्रेशर होता है ना, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसके इक्वल हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। क्या यहां समझ में आया बॉइलिंग पॉइंट? सबको आ गया समझ में? नोट कर लो इसे। नोट हो गया? अरे तुम लोग सो रहे हो क्या? संडे के बाद मंडे को क्लास हो रहा है तो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? एक दिन में भूल गए क्या सब कुछ? निशान समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, मिटा देता हूं। इसको देखो प्रैक्टिकली समझो, ग्राफ से मैं समझा रहा हूं कि ये देखो तुम्हारा क्या है? प्रेशर, ठीक है, पी नॉट है ना, वेपर प्रेशर। और ये किसका ग्राफ है? टेम्परेचर। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है किसी भी लिक्विड का। ठीक है, और ये है तुम्हारा, ये क्या है?
1 atm। ये प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लो ये ए लिक्विड है, ठीक है, ए लिक्विड है, ठीक है, ए लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसका वेपर प्रेशर ये था। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ गया, ये जो टाइम है वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड। अब देखो तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, उसमें उस लिक्विड में तुमने मिला दिया सॉलिड, और सॉलिड मिलाने से क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कम हो गया। अब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सॉल्यूशन का, ये क्या है, ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड, इसमें जैसे ही सॉलिड मिलेगा उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, ऐसा टेम्परेचर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया तुम्हारा प्रेशर, ये जो पॉइंट आया, ठीक है, ये जो टेम्परेचर आया, ये टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ढंग से देखो किसका टेम्परेचर ज्यादा, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, वेपर प्रेशर देखो, ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में क्या हुआ, जैसे ही तुमने सॉलिड डाला, ये देखो प्योर लिक्विड था, इसमें तुमने सॉलिड डाल दिया, जो बना सॉल्यूशन। इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर T1 है बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या होगा, T2 होगा बॉइलिंग पॉइंट। हमसे देखो T2 क्या है, T1 से ज्यादा बड़ा है। क्यों, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्या क्लियर है ये पॉइंट, सबको क्लियर है। ग्राफ बना लो, नोट कर लो जल्दी से। सबको समझ में आया, प्रभु समझ में आ गया। यस सर, आ गया। चलो, नोट हो गया, मिला मिटा दूं, ये ग्राफ बन गया ना सबका। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ कि डेल्टा टी बी किसके इक्वल आएगा, T2 माइनस T1 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखो डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, है ना। डेल्टा टीबी जो होता है मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसका मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉलिड, किसका, मोलैलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट, जो सोल्यूट तुमने मिला है उसका मोलैलिटी। अब देखो डेल्टा टीबी जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो क्या आ गया, एक कांस्टेंट आएगा के बी, प्रोपोर्शनल हटा तो के बी इंटू एम मोलैलिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला, इसे याद कर लो, यहां लिख लो वेयर मोलैलिटी क्या, एम क्या है, मोलैलिटी, और के बी क्या है, मोलल एलिवेशन
कांस्टेंट। इसका एक और नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, केबी को इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो जिसको आवाज आ रही है मेरी वो बताएगा ये जो केबी का वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉलिड पे, वो सॉल्यूट पे या फिर सॉल्वेंट पे? प्रभु बताओ। प्रभु आवाज आ रही है, बताओ केबी का जो वैल्यू होगा किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, देखो सॉल्यूट कुछ भी चेंज करो, सुनो आराम से सुनो, सॉल्यूट कुछ भी चेंज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केबी का वैल्यू तभी चेंज होगा जब तुमने क्या किया, सॉल्वेंट चेंज कर दिया। तो एक सॉल्वेंट का जो केबी होगा, मान लो वाटर है, वाटर में एक बार मान लो कि तुमने क्या मिला दिया, NaCl, एक बार वाटर में तुमने क्या मिला दिया, कुछ दूसरा सॉल्यूट मिला दिया, AlCl3 मान लो मिला दिया। ठीक है, तो क्या होगा, केबी का वैल्यू वाटर का सेम ही होगा, है ना, केबी का वैल्यू वाटर का एक बार निकाल लिया तुमने तो उसी वैल्यू को दूसरे न्यूमेरिकल में पुट करके बना सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आ गया, नोट हो गया, ये समझ में आ रहा है ना सबको? मिटा दूं, ये लिख लिया, मोलैलिटी होता है और केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आगे लिखो, यूनिट ऑफ केबी होता क्या है, यूनिट ऑफ केबी, केबी का यूनिट कैसे निकालोगे, देखो ये हुआ डेल्टा टीबी, केबी इंटू मोलैलिटी। ढंग से देखो, डेल्टा टीबी क्या होगा, केल्विन में होगा, केबी का यूनिट तो निकालना ही है। मोलैलिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है पर केजी। तो केबी का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो केजी को और मोल से डिवाइड कर दो, तो केल्विन केजी पर मोल्स। ठीक है, पर मोल लिख दो, केल्विन केजी पर मोल, मोल इनवर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ केबी समझ में आ गया सबको? चलो एक क्वेश्चन देता हूं, बनाओ। देखो क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 1 kg of water। ठीक है, तो डिसॉल्व करने के बाद जो प्रेशर आ गया P0 ऑफ सॉल्यूशन वो आ गया 1.013 बार। ठीक है, और केबी ऑफ वाटर है ना, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, केबी ऑफ वाटर कितना है 0.52 किलो केजी पर मोल। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर बताओ जिसपे क्या हो,
वाटर क्या करने लगे, इस प्रेशर पे बॉईल करने लगे। देखो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। देखो मैं सॉल्व करता हूं। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, के बी इंटू, ये सॉल्यूशन होगा है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट बताना। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होगा के बी इंटू मोलैलिटी। के बी कितना होगा 0.52। मोलैलिटी कितना है, मोलैलिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है 1 kg। मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना होता है 18, ग्लूकोज का मोलर मास होगा 180। C6H12O6 ऐड करके देख लेना 180 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 तो कितना आ गया 0.1 आ गया। ढंग से इसे सॉल्व जब करोगे कितना आ जाएगा वैल्यू 0.052। ठीक है। डेल्टा टीवी क्या होगा, इधर देखो, डेल्टा टीवी होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है नहीं पता, यही तो बताना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 273.15 प्लस 0.052 कितना आ गया आंसर 273.202 केल्विन। बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया, नोट कर लो सब लोग। क्वेश्चन समझ में आया सबको। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो आगे इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। आगे अगर आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ सजेशन देना है कि इस टाइप का वीडियो बनाएं या फिर पर्टिकुलर टॉपिक से वीडियो बनाएं, तो आप प्लीज़ कमेंट में जाकर उस टॉपिक का नाम लिखें, मैं उस टॉपिक का वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।